हाँ आइए, प्लीज कम इन। बोर्ड के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। नमस्कार, बैठिए। थैंक यू। सो अक्षत वालदवा, हिंदी में है ये इंटरव्यू। जी सर। तो आप पहले अपने को इंट्रोड्यूस कीजिए पैनल को। सर मेरा नाम अक्षत बलदवा है। मैंने अपनी 12वीं तक पढ़ाई हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल से की है। उसके बाद मैंने क्लैट दिया और मुझे नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। वहाँ से मैंने अपना BA LLB किया। फ़िलहाल मैं CAC की तैयारी के साथ साथ एक्सेसिबल सिनेमा के लिए काम कर रहा हूँ। कहाँ काम कर रहे हैं? सिनेमा एक्सेसिबिलिटी के लिए। सिनेमा एक्सेसिबिलिटी, यस। ये क्या चीज़ है, ज़रा बताइए। जी सर तो सिनेमा एक्सेसिबिलिटी के लिए मैंने PIL फाइल की थी दिल्ली हाई कोर्ट में। इसमें हम डिमांड करते हैं कि जो मूवीज़ आती हैं उसमें जो हियरिंग इम्पेयर्ड लोग हैं उनके लिए सबटाइटल, क्लोज कैप्शन और इंडियन साइन लैंग्वेज होनी चाहिए। और विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए ऑडियो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। ऑडियो डिस्क्रिप्शन अगर आप कहेंगे तो मैं डेमोन्स्ट्रेट करके आपको बता सकता हूँ। नहीं, ठीक है। आप PIL फाइल किए थे? जी सर। अच्छा, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया फिर? सर मैंने 2 PIL फाइल की थी। एक तो मूवी की एक्सेसिबिलिटी थिएटर के लिए और एक OTT के लिए। तो जब मेरा थिएटर वाला डिसीजन आया दिल्ली हाई कोर्ट का, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन को ये कहा गया कि आपको गाइडलाइन बनानी पड़ेगी थिएटर में फिल्म एक्सेसिबिलिटी के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ने 15 मार्च 2024 को गाइडलाइंस फॉर एक्सेसिबिलिटी फॉर सिनेमा बनाई और OTT के गाइडलाइन की भी कंसल्टेशन अभी चल रही है। तो कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार 2 महीने के भीतर OTT की एक्सेसिबिलिटी के लिए भी गाइडलाइंस बना दी जाएंगी। अच्छा, तो OTT में क्या चाहिए? जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनको कैसे हेल्प मिल सकता है? जी सर, तो कभी अगर आप नेटफ्लिक्स देखेंगे तो नेटफ्लिक्स में बहुत सारी लैंग्वेजेस में ऑडियो आता है, इंग्लिश ऑडियो, हिंदी ऑडियो। उसमें एक होता है हिंदी ऑडियो डिस्क्रिप्शन। तो उसमें जो भी विजुअल्स होते हैं, डायलॉग्स के बीच में जो विजुअल्स दिखाए जाते हैं, कोई अंदर आ रहा है, कोई बाहर जा रहा है, तो ये सब चीज़ें वो डिस्क्राइब करता है। एक नरेटर होता है, वो डिस्क्राइब करता है सारे सीन्स विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को। अच्छा, नरेटर होता है? जी, वॉइस ओवर दिया जाता है जिसमें सारे सीन्स डिस्क्राइब किए जा सकें। ओह, आई सी। अच्छा, तो ये तो अच्छा, आप ये बताएं कि आप जब ट्रेनिंग ले रहे थे बेंगलोर में नेशनल लॉ स्कूल में, तो कितना डिफ़िकल्ट था आपको? आप कंप्लीटली विजुअली इम्पेयर्ड तो नहीं है, बट थोड़ा लग रहे हैं। सर मैं कंप्लीटली विजुअली इम्पेयर्ड हूं, 100%। अच्छा, तो कैसे ब्रेल के थ्रू स्टडी किया, कोर्सेज, एग्ज़ाम देना, लिखना? जी नहीं सर, तो डिजिटल चीज़ें आने के बाद ये सब चीज़ें काफ़ी इजी हो गई हैं। तो मैं सारी पढ़ाई अपने कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन से कर सकता हूँ। फॉर्चुनेटली हमारी लाइब्रेरी एक्सेसिबल थी, तो मुझे इन सब चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं आई। हालांकि नेशनल लॉ स्कूल में मेरा ट्रांजिशन काफ़ी मुश्किल था क्योंकि मैं हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल से एकदम इंग्लिश वाले इन्वायरमेंट में चला गया था। तो ओके, वेरी गुड। बहुत अच्छा आपने अभी तक अचीवमेंट किया है। आई विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। हाँ अक्षत जी, आवाज़ मेरी सुनी हुई लग रही है? जी सर। हाँ, अभी मिले थे कुछ दिन पहले ही। हाँ, तो आपने श्रीकांत मूवी देखी का पता है आपको? जी सर। क्या है उसमें? सर श्रीकांत एक विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्ति पर मूवी बनी हुई है। उन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की थी। उन्हें IIT में एडमिशन नहीं दिया जा रहा था, तो उन्होंने बाहर अप्लाई किया और उन्हें एडमिशन मिला। अभी फ़िलहाल वो एक बड़े बिजनेसमैन हैं। और उनका राष्ट्रपति कलाम के साथ भी कुछ दिखाया था। हाँ जी सर, उन्हें शायद कुछ पुरस्कार मिला था, लेकिन मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा। तो ये जो एक्ट है PWD वाला, RPWD, इसमें कितने तरह की डिसेबिलिटी है? सर इसमें कुछ 21 तरह की डिसेबिलिटी। अच्छा, तो उनमें खास कौन सी आप बताना चाहेंगे? जी सर विजुअल इम्पेयरमेंट जो मुझे है, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी जिनको ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम होती है, उसके अलावा एसिड अटैक विक्टिम्स को भी इसमें डाला गया है। उसके अलावा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ कुछ होती हैं, तो वो आती हैं। तो इनके लिए क्या प्रावधान है एक्ट में? सर इनमें बहुत सारे प्रावधान हैं। जैसे पहला तो ये कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा इस ग्राउंड पर क्योंकि वो पर्सन डिसेबल है। उसके अलावा मैंने एक्सेसिबिलिटी की बात की, तो एक्सेसिबिलिटी के बहुत सारे डायमेंशंस कवर्ड हैं। जैसे एम्प्लॉयमेंट में एक्सेसिबिलिटी, रिजर्वेशन, 4% रिजर्वेशन, एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन मीडिया है
वो एक्सेसिबल बनाया जाएगा। बिल्डिंग्स, वेबसाइट्स इत्यादि को की भी एक्सेसिबिलिटी की बात की गई है। और लास्टली इसमें चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी बनाया गया है, अगर कोई ग्रीवेंस है डिसेबल लोगों का उसको सुनने के लिए। अच्छा, तो अब ये अगर आपको सरकार में यही महकमा दे दिया जाता है सोशल वेलफेयर वाला, तो आप जिसमें आप डिसेबिलिटी से डील करते हैं, तो आप कौन सी 3 चीज़ें करना चाहेंगे? जो हो रहा है अभी तो हो ही रहा है, इसके अलावा कौन सी 3 चीज़ें करना चाहेंगे? जी सर, तो सर सबसे पहली चीज़ तो मैं ये करूँगा कि मुझे जो भी डिपार्टमेंट दिया गया है उसके ऑफिस को मैं एक्सेसिबल बनाऊँगा विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए। उसमें एक्सेसिबल टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट करूँगा, रैम्प्स बनवाऊँगा। तो सबसे पहला काम तो मैं स्टार्ट अपनी बिल्डिंग से करूँगा खुद की। उसके अलावा जैसे हम लोग पब्लिक लाइब्रेरीज़ बनाते हैं सिटीज़ में, तो मैं इंश्योर करूँगा कि पब्लिक लाइब्रेरीज़ जो हैं वो फुल्ली एक्सेसिबल हों, जिसमें एक्सेसिबल डिजिटल बुक्स अवेलेबल हों, सिर्फ हार्ड कॉपीज़ ना हों। उसके अलावा जो फुटपाथ्स हैं, फुटपाथ्स को एक्सेसिबल बनाऊंगा ताकि जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं या जो अदर डिसेबिलिटी के, जैसे मान लीजिए जो व्हील चेयर पर वॉक जा रहा है, तो फुटपाथ पर बिना बाधित हुए चल सके। तो इंदौर से है ना आप? जी सर। इंदौर के जो एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर है? जी सर, देवी अहिल्या जी। कौन थी? जी सर, ये इंदौर की महारानी थी। इन्होंने मतलब इंदौर, आज जो भी इंदौर का स्ट्रेचर है, ये कहा जा सकता है कि उनको सबसे बड़ा श्रेय जाता है इसके लिए। उनको श्रेय जाता है। अच्छा अच्छा। भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इसमें बेरोजगारी की अभी समस्या है, इसको हमें कैसे डील करना चाहिए? जी सर, तो भारत में अभी बेरोजगारी की समस्या है, जैसे आपने कहा टोटल 5.2% लोग बेरोजगार हैं। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट दें। तो हमारी अभी लगभग 50% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। हालांकि एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी सिर्फ 18% है। इससे प्रतीत होता है कि एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी जो एग्रीकल्चर की है वो बहुत कम है। लेकिन यदि हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो अगर हम 1% बूस्ट देते हैं मैन्युफैक्चरिंग को, तो 1.8 एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट कर सकेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बूस्ट मैं मानता हूँ कि इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग को दिया जाना चाहिए। अच्छा, आपसे अगर कहा जाए एक लाइन में अपना संदेश दीजिए, जो लोग हैं जिनको कोई ना कोई डिसेबिलिटी है या दिव्यांगजन हैं, कि उनको आप ज़िंदगी में कुछ करने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं उनको कहूँगा कि फर्स्ट एक्सेप्ट योर डिसेबिलिटी। ये मान लीजिए कि आपको डिसेबिलिटी है और उसके साथ ही आपको आगे बढ़ना है। धन्यवाद। अक्षत जी, आप इंदौर से हैं। इंदौर को स्वच्छ भारत अभियान में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो क्या क्या सबक सीख सकते हैं? क्योंकि आप बेंगलोर में मेरे ख्याल में अभी निवास कर रहे हैं। हाँ, अभी बेंगलोर में है ना आप? अभी बेंगलोर में है ना? मैं बेंगलोर में पढ़ाई की थी। हाँ, तो बेंगलोर को क्या संदेश देना चाहेंगे आप इंदौर से सीख के, जो इंदौर से सबक हैं स्वच्छ भारत अभियान के? क्योंकि बेंगलोर में और इंदौर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपने भी देखा होगा, महसूस किया होगा। हाँ, तो बताइए, क्या 3-4 लेसन्स बताइए की एरिया जिसमें बेंगलुरु को कार्य करने की आवश्यकता है। सर, 2 चीज़ें हैं सरकार की तरफ से कि पब्लिक में बिहेवियरल चेंजेस इन्फोर्स किए जाएं। जैसे इंदौर में एक मॉडल है कि सूखा और गीला कचरा आपको अलग अलग रखना है, और ये सिर्फ मॉडल नहीं बनाया है, ये इन्फोर्स किया जाता है। अगर आपने नहीं किया तो पब्लिकली आपसे करवाया जाएगा अलग कचरा, तो ये आपको करना चाहिए। दूसरा कि वेस्ट टू वेल्थ मॉडल जो है, इसका मतलब होता है कि कचरे को हम इंडस्ट्री का इंटीग्रल पार्ट बना दें ताकि कचरा कलेक्ट करना हमारी नेसेसिटी बन जाए। तो इंदौर में ये किया गया है कि कंपोस्ट खाद बनाई जाती है इससे, और जो ई बसें, जितनी भी बसेस चलती हैं इंदौर में, वो फ्यूल कचरे से आता है। तो इसको इंडस्ट्रियल मॉडल दे दिया जाए। ये बेंगलुरु में पानी की समस्या भी बहुत है, पीने के पानी की समस्या, पर्टिकुलरली गर्मी में टैंकर से सप्लाई होती है, मैंने देखा है। तो उसके लिए क्या क्या कारण है उसके? क्योंकि बेंगलोर तो कभी बहुत ही स्वच्छ और बड़ा ही इकोनॉमिक, एनवायरमेंटली बड़ा ही अच्छा शहर माना जाता था, लेकिन अभी सब समस्या हो गई हैं। तो क्या कारण है इसके और क्या किया जाना आवश्यक है? सर, सबसे बड़ा एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ कि लेक रिजुवेनेशन किया जाना चाहिए। झीलों को वापस से रिवाइव करने की ज़रूरत है। बेंगलुरु की 90% झीलें ख़त्म हो गई, वो पोल्यूटेड हो गई हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है।
उसके अलावा ग्राउंड वाटर जो डिप्लीट हो रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिसिटी बनी है बेंगलुरु में, और वहाँ पे काफ़ी सारे डेटा सेंटर बनाए गए और मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाए गए, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाटर कंज्यूम हो जाता है, लेकिन वाटर को रिवाइव करने के सोर्सेज पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है। तो इसके लिए मैं कहूँगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा सकती है, ग्रे वाटर मैनेजमेंट किया जा सकता है, ऐसी कुछ तरीके अपनाए जा सकते हैं। अच्छा, क्योंकि आप लॉ से हैं ना, भारतीय न्याय संहिता जो है बनाया है अभी जो BNS है, इसमें पहले से जो हमारी कानूनी व्यवस्था थी उससे क्या मेन अंतर है? 3-4 अंतर बताइए, क्या अंतर है और कैसे ये यूजफुल होगा, कैसे लाभदायक होगा, क्या फ़ायदे हैं इसके? सर, अगर हम डेफिनेशंस के एस्पेक्ट में बात करें तो डेफिनेशनल चेंजेस कुछ हुए हैं, जैसे चाइल्ड जो बच्चा है उसकी परिभाषा दी गई कि कोई भी 18 साल से कम का व्यक्ति बच्चा माना जाएगा। जेंडर को हमने रीडिफाइन कर दिया हमारे मॉडर्न सिनारियोज के बेसिस पे कि इसमें सिर्फ मेल और फीमेल नहीं बल्कि ट्रांसजेंडर भी काउंट होंगे। उसके अलावा अगर क्राइम्स की बात की जाए तो सेक्शन 111 से 113 तक हमने 3 क्राइम्स ऐड किए हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम्स, अनऑर्गेनाइज क्राइम्स और टेररिज्म। तो टेररिज्म को भी हमने इसमें डिफाइन कर दिया है। टेररिज्म को यदि हम कहें कि भाई एक डिजास्टर है तो आप उससे सहमत होंगे? एक आपदा है ये भी, और इसको आपदा की तरह ही इसको मैनेज करने की आवश्यकता है, क्योंकि टेररिज्म का बेसिकली अभी क्या देखते हैं, जैसे आता है तभी तो एक्टिव होते हैं, लेकिन उससे पहले उसके बाद की, क्योंकि तो जनता की भी समस्या है ना, तो आपदा की परिभाषा आप जानते होंगे, आपदा किसको बोलते हैं, तो इसको आपदा श्रेणी के अंदर लेने की आवश्यकता है और उसी की तरह इसको ट्रीट करने की आवश्यकता है? यदि हाँ तो आप क्यों? जी सर, तो इसको बिल्कुल डिज़ास्टर जो हमारा जो डिज़ास्टर का मैकेनिज्म है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, शायद उसमें ना लाया जा सके क्योंकि वो एनवायरमेंटल डिज़ास्टर पर ज़्यादा फोकस करता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर्स भी होते हैं, मान लीजिए गैस लीकेज है, स्टैम्पेड है, ये सब डिजास्टर्स हैं। जी बिल्कुल, मैं गलत हूँ यहाँ पर। तो लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इसको डिज़ास्टर लेवल पर डील किया जा सकता है। जो आपने कहा कि हम रिएक्टिव अप्रोच अपना रहे हैं कि होने के बाद हम मेजर लेते हैं, तो इससे शिफ्ट करके हमें प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है, जिसके लिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज काम भी कर रही हैं। जैसे कि अभी 2900 किलोटन का हमने फरीदाबाद में RDX पकड़ा, तो ये दिखाता है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो प्रोएक्टिव लेवल पर इसको डील करने की कोशिश कर रही है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। अक्षत, नमस्कार। अक्षत, जैसे आपने बताया कि आपने PIL फाइल की थी, तो आप लॉ के विद्यार्थी भी हैं, मुझे बताना चाहेंगे कि PIL क्या होता है और इसका सिर्फ बेनिफिट ही है कि उसका नुकसान भी है? जी सर, तो PIL मतलब एक लैटिन मैक्सिम होता है लॉ में, लोकस स्टैंडी। इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति अग्रीव्ड है, जिसको नुकसान हुआ है कोई, वही पिटीशन फाइल कर सकता है। लेकिन PIL में हुसैन आरा खातून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कोर्ट ने ये रिवर्स किया। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा कोई मैटर है जो पब्लिक एट लार्ज को इम्पैक्ट करता है, तो उसमें कोई भी व्यक्ति रिगार्डलेस ऑफ दैट उसको नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, कोई भी व्यक्ति केस फाइल कर सकता है कोर्ट में। इसके फ़ायदे तो काफ़ी सारे हैं कि इसमें लोकस स्टैंडी की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है, किसी हर व्यक्ति को राइट है कि वो पब्लिक के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है। लेकिन इसके नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि अभी हम कुछ देख रहे हैं, जुडिशियल ओवर रीच, जुडिशियल एक्टिविज़म। तो जी, और दूसरा एक लॉस इसका ये भी हो सकता है कि एक्सेस ऑफ लिटिगेशन। पहले हमारे कोर्ट में बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, इससे लिटिगेशन और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो जैसे अक्षर आपने जुडिशियल एक्टिविज्म और ओवर रीच एक ही सांस में बोला, इनमें कोई अंतर होता है? एक्टिविज्म प्रॉब्लमेटिक है कि लाभदायक है? सर, कुछ एस्पेक्ट में लाभदायक भी हो सकता है, कुछ एस्पेक्ट में प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। लाभदायक जैसे कि जुडिशली ने एक्टिवली सेक्शन 377 को स्ट्रक डाउन किया था कि जो क्रिमिनलिटी है, होमोसेक्सुअल क्रिमिनलिटी, उसको कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये चीज़ गलत है। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म कहा जा सकता है। तो ये लाभदायक उस एस्पेक्ट में था, लेकिन नुकसानदायक तब हो सकता है, मान लीजिए अभी 6 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि 3 महीने में गवर्नर को एक बिल साइन करना ही पड़ेगा। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा है, लेकिन कोर्ट ने कहा था। तो इसको कोई इस तरीके से देखा जा सकता है कि जुडिशियल ओवररीच है। तो अक्षय, जैसे आपने अपनी हॉबीज के बारे में लिखा हुआ था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट, तबला, हारमोनियम, सिंथेसाइजर, क्लासिकल, हिंदुस्तानी वोकल, ये सब आप कुछ करते हैं कि आपको सुनना पसंद है? सर, मैं गाता हूँ। मैंने हिंदुस्तानी वोकल में कोर्स किया है और तबला, हारमोनियम और पियानो में शौकिया तौर पर बजाता हूँ। अच्छा, बजाते हैं। सिंथेसाइजर क्या होता है? सर, सिंथेसाइज़र
सर शायद ये अपडेटेड नहीं है ड्राफ्ट जो आपको दिया गया है, लेकिन मैंने इसमें पियानो लिखा था, तो ये शायद कुछ टेक्निकल इशू है। कोई बात नहीं। अक्षत, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है जी तो आपने संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट सुना है जी? क्या होता है संस्कृताइजेशन? संस्कृताइजेशन कॉन्सेप्ट जो भारत के महानतम सोशियोलॉजिस्ट एम.एन. श्रीनिवासन ने दिया था। संस्कृताइजेशन का मतलब है कि जो लोअर कास्ट हैं या जो लोअर क्लास के लोग हैं वो अपर क्लास और अपर कास्ट के एट्रीब्यूट्स को जब मिमिक करने की कोशिश करते हैं, उसको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, उसको संस्कृताइजेशन कहते हैं। क्या वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में? सर कहा जा सकता है कुछ हद तक एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ हद तक हम देख रहे हैं कि डिसंस्कृताइजेशन का प्रोसेस भी हो रहा है। क्या होता है डिसंस्कृताइजेशन? जी। तो डिसंस्कृताइजेशन ये होता है कि हम वापस अपने कल्चर की ओर लौटने को डिसंस्कृताइजेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ट्राइबल है, तो इंस्टेड ऑफ वो भगवत गीता पढ़े, वो वापस से हो सकता है कि अपनी सबॉल्टन हिस्ट्री की तरफ अपना अटेंशन डाइवर्ट कर ले। तो अक्षत, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि क्या आपको लगता है कि पैट्रियार्की एग्जिस्ट करती है इंडिया में? सर बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। तो क्या डिफरेंट कैसे है पैट्रियार्की रूरल और अर्बन एरियाज में? जी सर, तो रूरल एरियाज़ में हम कह सकते हैं कि मैरिज रिस्ट्रिक्शंस हैं, या फिर वुमेन को फोर्स किया जाता है मैटरनिटी के लिए। और अर्बन एरियाज़ में पैट्रियार्की इस तरीके से देखी जा सकती है कि वुमेन को डबल बर्डन होता है, उन्हें काम भी करना पड़ता है और उन्हें मतलब फैमिली को भी संभालना होता है। तो ये अर्बन पैट्रियार्की है। तो अक्षत, मेरा आखिरी सवाल आपसे एक है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से यूज किया जा सकता है डिफरेंटली एबल्ड या डिसेबल्ड लोगों की भलाई के लिए सरकार के द्वारा? जी सर, तो जैसे अभी हम मूवीज़ की बात कर रहे थे, तो जो ऑडियो डिस्क्रिप्शन बनता है, जो विजुअल्स को डिस्क्राइब करती है मूवीज़ में, तो उसके लिए स्क्रिप्ट लिखने में हम एआई का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा सकता है कंटेंट को एक्सेसिबल बनाने के लिए, जिसे एक स्क्रीन रीडर रीड कर सके। इसके अलावा जी सर। राइट, थैंक यू। अक्षत, आपका फॉर्मल इंटरव्यू अब ख़त्म हो गया है, हम लोग आपको फीडबैक देंगे। जी सर। तो आप एक बहुत अच्छे और सुलझे दिमाग के कैंडिडेट हैं, बहुत अच्छी नॉलेज है आपकी, लॉ में आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है और आपको सारी जानकारी है। आप सोशियोलॉजी से जुड़े हुए कुछ सवाल के लिए तैयार रहिएगा, उस पर ज़रूर पूछे जाएंगे। बहुत सारे लंबा चौड़ा एरिया है वो, और आपके पीआईएल के बारे में जो आपने मेंशन किया उससे रिलेटेड भी ज़रूर पूछे जाएंगे। आप अच्छे से जवाब दे पा रहे हैं और समझते बहुत अच्छे से हैं, आप बताते हैं सारी चीज़ों को। मेरा ख्याल से आप बहुत अच्छा करेंगे। एक दो सवाल ऐसा भी उठ सकता है, फॉरेन सर्विस आपका सेकंड चॉइस है, तो अगर मिल जाए तो क्या आप उसको कंटिन्यू करेंगे? क्योंकि फ़ॉरेन में बहुत सारी चीज़ें देख के और समझ के चीज़ों को आगे नापा तोला जाता है। तो मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन उसका एक बेनिफिट मिलता है। और आप मतलब इन सब चीज़ों पे आप तैयार रहेंगे, सवाल पूछा जा सकता है। बट आप मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट लाना चाहिए एंड विश यू ऑल द बेस्ट। एक छोटी सी चीज़, वाइट सॉक्स को अवॉइड कीजिएगा, डार्क कलर सॉक्स पहन लीजिए, दैट इज़ अप्रोप्रिएट। थैंक यू सर। जी, मैं कहूँगा, एक तो आपका जो कैंडिडेट हुआ मतलब काबिल तारीफ़ है। आप जिस तरीके से यहाँ बोले हैं, इस तरीके से आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है। एक छोटी सी चीज़ मैंने नोटिस की थी जब आप बता रहे थे सर के जवाब में, बीएनएस के 111 12 13, तो 112 का आपने कहा था नॉन ऑर्गेनाइज क्राइम। एक्चुअली 112 है पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम, 111 ऑर्गेनाइज्ड है। वो ऑर्गेनाइज है लेकिन छोटा है, वो नॉन ऑर्गेनाइज नहीं है। नॉन ऑर्गेनाइज तो बाकी हैं ही सारे। ठीक है, तो क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, 111 ही मेन है। इसमें स्नैचिंग वगैरह आ जाते हैं, जिनको आप कहीं नहीं कर पाते थे तो उनको ऑर्गेनाइज क्राइम के उसमें लाके और इसका अलग से ऑफेंस रखा गया। हाँ, इसमें स्नैचिंग और छोटी मोटी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, अदरवाइज ओवरऑल यू आर एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया, आप करके आइए। सर जो लास्ट इंटरव्यू था जिसमें स्पीड का इशू था और पॉज का इशू था, वो थोड़ा बेहतर हुआ है। हाँ, बेहतर हुआ है। अच्छा, एक मैं आपसे उस दिन भी मैंने कहा था, आप पूरा जो मुड़ जाते हैं, वैसे अगर सीधे बैठे रहें तो सुनाई देता है क्या?
जैसे कैंडिडेट जैसे हाँ बिल्कुल सुनाई दी सर। मैंने सोचा सर कि लोग कहते हैं कि आई कांटेक्ट करना चाहिए, तो मैं इसलिए मुड़ जाता हूँ। अच्छा आप इसलिए मुड़ जाते हैं। नहीं मुड़ना चाहिए क्या? तो मैं नहीं मुड़ूंगा। ज़्यादा मुड़ना ही नहीं, फिर ये ना फिर आप ही बाकी बोर्ड के मेंबर्स को आप फिर बाहर कर देते हो उसमें, ठीक है ना। बैठ के थोड़ा सा गर्दन घुमा, यहीं बैठ के आप गर्दन घुमाते रहिए, ठीक है, जिधर से आवाज़ आ रही है उधर गर्दन घुमाते रहिए, और गर्दन बाकियों मेंबर की तरफ भी बिल्कुल आती ठीक, रहे, बिल्कुल ठीक। तो आप बोर्ड से इंटरेक्ट कर रहे हो। हाँ हाँ, उस दिन में मैंने ये कहा था आपको ना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया सर, आप बताएं। नहीं, आपका सबसे अच्छा चीज़ जो है कि आपके जो जवाब हैं बड़े संतुलित हैं और बड़े नपे तुले हैं। एक एक चीज़ को आप बड़े जिस तरह से मतलब नाप तोल के बोलते हैं, वाकई काबिल तारीफ़ है। केवल मेरा थोड़ा सा आपका टाई ये थोड़ा लंबा है, हाँ साहब ने जूता बताया ना, तो ये टाई जो है बेसिकली बेल्ट तक आना चाहिए। हैं खड़े हो जाइए, खड़े हो। लंबी है, थोड़ी सी थोड़ी ज़्यादा लंबी है। और ऊपर से लूज भी है, हाँ तो शर्ट ये का बटन जब बंद करेंगे ना, हाँ बंद होना चाहिए, उनको बिल्कुल हाँ बंद हो, किसी बंद से होना बनवा चाहिए। लेना, हाँ बटन बंद हो और नॉट पूरा उसको और cover ये जो कर टाई का नीचे का हिस्सा है ये बेल्ट तक आना चाहिए। हैं बाकी सब हमारे ख्याल में तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। बस मेरी तरफ से एक ही चीज़ है कि जैसे आप स्टार्टिंग में आए थे ना, तो यू वर आप शेकिंग योर लेग्स, आप अपनी टांगे हिला रहे थे, शायद नर्वसनेस की वजह से हो। वो पहले जब तक सर ने जवाब पूछे, 2-3 क्वेश्चंस पूछे, उसके बाद आप थोड़ा नॉर्मलाइज हुए। तो बस उन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करो। बाकी तो सर ने बता ही दिया है, बाकी सब ने, कि बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छे आंसर्स थे, और यू हैव कमांड ओवर योर सब्जेक्ट्स। थैंक यू कुछ पूछना चाहेंगे? सर। मैं भूल गया, टाई का एक बताया था और एक और कुछ बताया था आपने। वाइट सॉक्स। बाकी सब ठीक है, बहुत बढ़िया है। थैंक यू सर। टाई, वाइट सॉक्स, बैठे रहना एक जगह, हाँ और गर्दन हिलानी है, बस ठीक है ना। चलिए धन्यवाद। ओके, ऑल द बेस्ट।